स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर चुके थे। आज जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट निकालना है। फर्स्ट इज योर जीरो ऑर्डर, सेकंड इज योर फर्स्ट ऑर्डर। इसके ऊपर मोस्ट ऑफ मतलब ऐसे लगा लो इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं सीबीएसई, एचबीएसई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना बच्चों। तो सबसे पहले जो आज का हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा क्या? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हम एक अज्यूम करते हैं, कंसीडर करना बच्चों, हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और उससे हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जब हमारा टाइम क्या है, t इज इक्वल टू जीरो, तो आपके मन में आगे की रिएक्शन तो हमने स्टार्ट ही नहीं की। तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि अभी रिएक्टेंट जितना था वो उतना ही है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो 100 है, तो ये 100 ही है और ये प्रोडक्ट हमारा उस टाइम पे क्या है? जीरो। क्लियर? अब जैसे ही टाइम क्या होगा बच्चों आपका? t। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मान लेना बच्चों आप A0। ठीक है, और प्रोडक्ट आपको पता है जितना भी बनेगा वो बन चुका है। ठीक है, रिएक्टेंट उतना कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट उतना फॉर्म होता जा रहा है। तो ये हमारी रिएक्शन के लिए हम किसके लिए अज्यूम करके चले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। एक रिएक्टेंट ए है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट टोटल 100 कंसेंट्रेशन में था, प्रोडक्ट हमारा जीरो था। जब टाइम टी हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म होने लग गया और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है? ए, तो इसीलिए हमने इसकी कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई है? ए के। और ऑर्डर हमारा यहाँ पे, ऑर्डर अभी मैं लिख नहीं रही, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो एन ऑर्डर है, लेकिन हमें पता है किसके लिए कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर, तो हम यहाँ पे बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ओवरऑल हर एक रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेट हम ऐसे लिखते हैं। अब रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लोगे तो आप क्या लिख दोगे? डी ए बाय डी टी। ठीक है, और माइनस का साइन क्यों यूज हुआ? क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया बच्चों? ए की पावर एन, और जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? जीरो। माइनस डी ए बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के ए की पावर जीरो। ठीक है, अब आप सबको पता है किसी भी कंसंट्रेशन की पावर अगर जीरो है तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाती है? 1। तो हम इसको क्या लिख देंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, है ना? के इंटू 1 मतलब के। तो ये आ गया हमारे पास जब हमने इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब बच्चों क्या करें? dt को अगर हम k के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए इज इक्वल टू माइनस का k इंटू डी टी। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दो, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो आपको पता है अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डीए इंटीग्रेशन टर्म में, माइनस के कांस्टेंट है आपका तो इसको बाहर ले लो और dt का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आप साइंस बायो के स्टूडेंट्स हो, आप सबको पता होगा बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन सोल्व होता है तो कैसे? ये आपका बचेगा क्या बच्चों? लिमिट्स में a, ठीक है, ये माइनस के एस सच, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सोल्व होके t, और जहां पे भी इंटीग्रेशन होता है वहां पे आपका क्या यूज होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा i है वो क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारा a किसके इक्वल आ चुका है? माइनस के टी प्लस आई। क्लियर? अब देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट स्टार्ट रिएक्शन में हमने कंडीशंस लगाई थी, वैसे हमें यहाँ पे भी क्या करनी है? इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 दे रही हूं, तो नंबर 2 के लिए हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। बच्चों एक बात बताओ, जब टाइम हमारा जीरो था, जब टाइम क्या था? जीरो था, तो उस टाइम पे, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी क्या थी? A0।
ठीक है, जब हमारा टाइम क्या था, 0 था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या दिख रही है आपको, ए नोट। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी है कि जब हमारा टाइम 0 है तो उस टाइम पे हमारा ए किसके इक्वल है बच्चों, ए नोट। जस्ट ये कंडीशन लगानी है आपको इक्वेशन 2 में। तो मुझे ये बताओ, टी की एक की जगह आप लिख सकते हो ए नोट, तो इक्वेशन सेकेंड हमारी थी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ए की जगह हम क्या कर देंगे, ए नोट लगा देंगे, माइनस के टी क्या हमारा 0 तो प्लस आई, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0, तो ए नोट किसके इक्वल आ गया बच्चों, हमारा आई के। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए नोट। अब आपको जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 2 में जो ये हमारी आई की वैल्यू आई है वो पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में अगर हम क्या कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें, तो ए तो एज सच इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या पुट कर दिया आपने, ए नो। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया, जिसको मैंने अज्यूम किया है थर्ड से। अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो। देखो बच्चों, अगर के टी उस तरफ जाएगा माइनस का, तो उधर जाके प्लस का ए नोट, और ये इधर आके माइनस का, तो ए नोट माइनस ए। तो के को अगर एज सच रखा जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए नोट माइनस ए बाई टी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आसान सा कंसेप्ट है बच्चों आपका, तो ये ध्यान से सुन लेना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए हमने निकाली है। इसमें आपको 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फर्स्ट ये, जब स्टार्टिंग में हमने रेट लो लगाया था, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आई, जिसको मैंने इंटीग्रेटेड इक्वेशन के साथ दिखाया आपको। थर्ड आपकी आई ये, और देन लास्ट आई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि 0 ऑर्डर पे आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो थोड़े घुमा के दिए जाएंगे, कभी कोई टर्म मिस करके दे दी जाएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो ये बच्चों आपके लिए था, जिसमें हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन किया है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन का हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो एक बार ये समझिए। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने 3 डिस्कस कर ली इक्वेशन, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, के इज इक्वल टू 1 बाई टी ए नोट माइनस ए। अब जो हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। हाफ लाइफ पीरियड नाम से इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो टाइम जिस पे आपका 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है। 100% रिएक्टेंट में से जब 50% रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट कर चुका होगा ना, तो उसको हम उसकी क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो आपका टी है ना, उसको आपको पुट करना है टी हाफ के इक्वल। और कंसेंट्रेशन मैंने क्या बताई कि ए इनिशियल कंसेंट्रेशन का क्या होना चाहिए, हाफ। इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारी क्या है, ए नोट बाय 2। तो ये आपको कंडीशन लगानी है कि कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ होनी चाहिए, और टाइम क्या होना चाहिए, टी हाफ के इक्वल। जो अभी हमारे पास इक्वेशन आई थी ना, के इज इक्वल टू 1 बाय टी ए नोट माइनस ए, इसमें आपको क्या करना है, टी को एक बार ऊपर ले आओ, के को नीचे लेके चलो। तो टी इज इक्वल टू 1 बाय के ए नोट माइनस ए। ठीक है, टी की जगह आपको मैंने अभी बताया क्या पुट करना है, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के ए नोट एज सच, और ए की जगह क्या पुट कर दोगे, ए नोट बाय 2। ठीक है, एलसीएम ले लेना, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के 2 ए नोट माइनस ए नोट बाय 2। तो आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए नोट बाय 2 के। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन किसके लिए, टी हाफ की, किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारा यहाँ पे टी हाफ क्या आया बच्चों, ए नोट बाय 2 के। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे बच्चों। क्वेश्चंस हर बार आते हैं 0 और फर्स्ट पे, तो अभी हम 0 कंप्लीट करते हैं पहले, फिर फर्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है ना, वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो
तो अगर आपको ये बोल दिया जाए ना रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो आप बोल देना ये हमारा ऐसा लिखेगा कि इट मींस ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सीधा कंसंट्रेशन क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो इसीलिए बच्चों ये आपका किस किस स्केल में है, रेट और कंसंट्रेशन में। अगर यही ग्राफ कंसंट्रेशन विद टाइम होता, ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे स्लोप क्या बनेगी, तो सेकेंड इक्वेशन को देखिए क्या है, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, क्लियर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप सबने पढ़ी हुई है। तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्लोप को। तो यहां से क्या इंडिकेशन मिल गई आपको कि हमारा जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव में, और इंटरसेप्ट क्या है, ए नोट। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपका क्या बनेगा, दिस वन, कि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का बनेगा, तो स्लोप आपकी क्या आएगी, नेगेटिव। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि आपकी स्लोप किस में आएगी, नेगेटिव में, और जो आपका इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, ए नोट। तो ये फर्स्ट ग्राफ था रेट और कंसंट्रेशन का, सेकंड था कंसंट्रेशन और टाइम का। अब जो थर्ड ग्राफ है वो है आपका रेट एंड टी हाफ का। जो आपका ये आया, इसमें आपको दिख रहा है कहीं नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगी, तो इसका ग्राफ आपका जाएगा पॉजिटिव में, और इसके लिए जो आपका स्लोप आएगा वो आएगा 1/k। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट और कंसंट्रेशन का, सेकंड कंसंट्रेशन और टाइम का, थर्ड इस ग्राफ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये स्ट्रेट क्यों दिख रहा है। इट मींस मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो इट मींस रेट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो होपफुली आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जितने भी फॉर्मूलाज है बच्चों को ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज कंपेयर टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 90% न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर के ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से इंडिकेट कर रहा है जिस रिएक्शन में जो रेट है वो एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे, जीरो में किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर में एक कंसंट्रेशन टर्म में डिपेंड करेगा, सेकेंड ऑर्डर में आपकी दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिसमें आपके रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करेगा। कैसे कंसीडर करना, आपके पास है एक रिएक्टेंट है, इससे आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि रेट तो किस पे डिपेंड करेगा, एक ही कंसंट्रेशन पे, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को रिएक्टेंट एक दिख रहा है। अगर मैं ये कह देती कि रिएक्टेंट आपके दो हैं, ए और एक है बी, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप तो ये बोलोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, नो, तो आप ये बोलोगे ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है अगर इसका रेट या तो ए पे डिपेंड करे या बी पे, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। और लिखा है, और का मतलब या तो ए पे डिपेंड करे या बी पे डिपेंड करे। अब एक ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो दो है रिएक्टेंट, तो आप बोल दोगे ये भी तो सेकंड ऑर्डर है, नो, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो रिएक्शन का रेट है वो एक ए पे डिपेंड करे, ए ओनली, यहाँ साइड में मेंशन करना आपको। इट मींस रिएक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी दे सकता है। तो अब हम सिंपल रिएक्शन लेके चलते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या बच्चों, ए, और उससे क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब टाइम जीरो है, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है कि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए, और उस टाइम पे प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, स्मॉल ए मानी हमने। जब टाइम आपका क्या हो गया बच्चों, टी, तो मान लिया ये आपका बन गया एक्स, तो आप बोलोगे मैम ये तो उतना कम हो गया, तो ए माइनस एक्स, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, जब प्रोडक्ट आपका क्या बना है, एक्स। तो अगर देखो कंसंट्रेशन विद टाइम दैट इज dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो x कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स, और n की जगह यहाँ क्या पुट कर दोगे 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपल लिख लीजिए, ऐसे लिख के दिखा दीजिए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो आप हटाओगे, तो dx by dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। तो एक बार देखिए क्या आया, dx by
dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। क्लियर? अब क्या करो बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इस इक्वेशन को, x वाली टर्म को एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, dx बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी। ये आ गई हमारे पास जब हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन का सेम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट द इक्वेशन सेकंड, इसको बोल दीजिए सेकंड, कंफ्यूज मत होना, आप नंबर दे देना। तो dx बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू dt। जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप सबको पता है अगर कोई भी चीज डिवाइड में होती है और उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो हमेशा किसकी टर्म में आती है बच्चों, ln की टर्म में। तो ln x बाय a माइनस एक्स आपकी यही आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी, ln x बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के बार आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया था t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर मैं इस टर्म को क्या करूं बच्चों, सॉरी, इसका जब इंटीग्रेशन किया तो ln 1 बाय a माइनस एक्स आएगा। अब देखो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर a माइनस एक्स ऊपर आ रहा है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, जिसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। अब बच्चों जैसे जीरो ऑर्डर में आपने कंडीशन लगाई थी कि जब टाइम क्या था, जीरो, ध्यान से देखो, जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, A। तो ऑलवेज याद रखना बच्चों, इट मींस उस टाइम पे x भी आपका क्या था, जीरो। x क्या था, जीरो। तो टाइम जब जीरो था तो x भी क्या था, जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था। तो अब यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ln a माइनस जीरो, x की जगह k इंटू t की जगह जीरो प्लस i। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ln a इज इक्वल टू i। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों अब हमारा क्या आ गया, माइनस ln a इज इक्वल टू i। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 में जो कि हमारी क्या थी, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, इसमें i की वैल्यू आपको पुट करनी है, जो हमारी क्या आई है, i हमारा क्या है, माइनस ln a। इसमें जैसे ही पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी, आई की जगह रख दो माइनस ln a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ln वाली टर्म कर देनी है एक तरफ। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था उधर जाके के टी। ठीक है, अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, माइनस वाला माइनस। तो ये देखो, ठीक है। अब आप बताओ, आपने शायद ये पढ़ रखा होगा ln m बाय n क्या होता है, ln m माइनस ln n, मैथ में पढ़ा होगा। तो आपको दिख रहा है ln m, मान लो ये आपका n है, तो अगर इन दोनों की जगह मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको, ln m बाय n की टर्म में। तो आप क्या करना, इसको लिख देना ln m मतलब a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आप ln को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग में। तो आपने बहुत बार किया होगा, जब भी इसको ln से लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.303 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो आपका 2.303 लॉग a बाय a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, के टी। अगर मैं क्या करूं, t को भी इधर ले आऊं तो आपका क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो आपकी बन जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 t log a बाय a माइनस एक्स। ये इक्वेशन आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट a माइनस एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन।
तो ये आपका आ गया क्या, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इस फॉर्म में कर लेना, इस फॉर्म में कर लेना, दोनों आपकी क्या है, क्लियर कट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। ओके ओके, तो हमने अभी क्या निकाल लिया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a बाय a माइनस एक्स। अगर बच्चों मैं इसको रीअरेंज कर दूं, k बाय 2.303 t log a बाय a माइनस एक्स, t और 2.303 को मैं इस तरफ ले। अब आपको जस्ट क्या करना है बच्चों, आपको है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अभी बताया log m बाय n क्या होता है, log m माइनस n। तो आप इसको दोबारा से ओपन कीजिए, ठीक है, तो log a माइनस एक्स। अगर हम क्या करें, इस टर्म को इस तरफ ले जाएं या इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, कैसे भी कर लेना, तो आपका जो ये हमारा है log a, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में 2.303 t माइनस log a माइनस एक्स। मैंने जस्ट क्या किया है, इस टर्म को मैं इधर ले आई, इस टर्म को मैं इधर ले आई, क्लियर। अब देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा अगर इस पे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएं y m x प्लस c, ठीक है, तो अगर आप इस पे इक्वेशन लगाओगे तो आपको स्लोप क्या दिखाई दे रहा है, k बाय 2.303, और वो भी किस में जा रहा है, नेगेटिव में। तो इसीलिए यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो कि जब हम log a बाय टाइम का ग्राफ बताएंगे तो दोबारा से स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव, और स्लोप क्या रहेगी, दिस वन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आ चुका है। तो ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप। अब हम छोटा सा टॉपिक और कर रहे हैं इसी का, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसपे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ। तो बच्चों टाइम किसके इक्वल पुट किया था, t हाफ के, और a यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारी जो x होगी ना बच्चों, वो किसके होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हाफ। तो x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब रिएक्टेंट की हाफ हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर चुका होगा, वो हमारा क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो आप बताओ k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a बाय a माइनस एक्स। इसमें पुट कर दीजिए, t को ऊपर ले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a बाय a माइनस एक्स। x की जगह क्या पुट करेंगे, a बाय 2, और t की जगह पुट कर देंगे t हाफ। तो log a बाय a माइनस a बाय 2, x की जगह मैंने पुट कर दिया a बाय 2। जैसे आप इस पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k log 2, ये बचेगा आपके पास। और आपको पता है log 2 एज ऑलवेज किसके इक्वल होता है बच्चों, 0.3010। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2.303 बाय k इंटू 0.3010, तो आपके पास आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में k। मोस्ट इंपोर्टेंट हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। नॉर्मली आपका न्यूमेरिकल ये भी आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की स्लोप बताओ, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट दो की आती है बच्चों नेगेटिव, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की आती है आपकी पॉजिटिव। और आपको कल जो हम मैं करवाऊंगी आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप किसी भी रिएक्शन के लिए आपको हर एक के लिए पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें आपका क्या होगा, आपका कोई भी ऑर्डर होगा ना, आप उसमें अप्लाई करना वैल्यू n की, और आपका एज सच ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट दोनों कवर कर चुके हैं। तो बच्चों प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।